हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विब्रियो के बारे में। विब्रियो हमसे वाइवा में पूछा जाएगा, हमसे हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और हमारी जो नीट पीजी होता है या जो अब नेक्स्ट होगा उसमें भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो विब्रियो को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम इसका टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है और ये मोटाइल होता है, और मोटाइल इसका जो सिंगल फ्लैजेला होता है, याद रखिएगा सिंगल फ्लैजेला होता है। और जितनी भी विब्रियो के अंदर स्पीसीज आती है वो सब क्या होती है? फर्मेंटेटिव होती है और स्ट्रांगली एरोबिक होती है और ऑक्सीडाइज पॉजिटिव होती है। आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं, मैं आपको बाद में निमोनिक बता दूंगा, आप उससे याद रख लीजिए। और क्या होता है? नॉन स्पोरिंग होती है और नॉन कैप्सुलेटेड होती है। कुछ ऐसी होती है जो स्पोरिंग और कैप्सुलेटेड होती है, लेकिन जनरली या मोस्टली क्या होती है? नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड। और क्या होता है? जब सोल्ट की प्रेजेंस में इसका जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, यानी कि सोल्ट की प्रेजेंस में ये ज़्यादा स्टिमुलेट होती है या ज़्यादा ग्रोथ करती है। जो विब्रियो होती है इसकी बहुत स्पीसीज होती है, लेकिन हमको सिर्फ एक ही पढ़नी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा ही क्या करता है? एक्यूट डायरिया डिजीज़। तो अब हम देखते हैं विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा का क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा, ये पॉइंट थे हमारे इंट्रोडक्शन के। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। जो विब्रियो कोलेरा होता है इसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम ओ एंटीजन। ओ एंटीजन के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि O1 एंटीजन एंड नॉन O1 एंटीजन। जो नॉन O1 एंटीजन होता है उसका दूसरा नाम भी होता है, उसको बोलते हैं नॉन एग्लूटिनेबल। मतलब जो अदर देन O1, यानी कि जो O1 नहीं है उसको हम बोल देंगे नॉन एग्लूटिनेबल। उसका कहाँ से कहाँ तक होता है? वो O2 से होके O139 तक होता है। और जो O1 होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? O1 ही होता है। और जितने भी पैंडेमिक थे सब किसने खोज की? सब किसकी वजह से हुए हैं? सब हुए हैं O1 एंटीजन की वजह से। ठीक है। जो O1 एंटीजन होता है उसके फर्दर सब डिवीज़न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्लासिकल, एक होता है एल्टर। क्लासिकल के भी फर्दर डिवीज़न होते हैं, जैसे ओगावा, इनाबा, हिकोजिमा। सेम होते हैं एल्टर में होते हैं। और जो फर्स्ट 6 पैंडेमिक थे वो किसकी वजह से वो हुए थे क्लासिकल की वजह से। और जो 7th वाला हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वो होता है एल्टर की वजह से। तो हमने देख लिया O1 एंटीजन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, क्लासिकल और एल्टर। अब जो क्लासिकल और एल्टर में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? तो उसके कुछ पैरामीटर हैं, उनको हम देखते हैं। आप इजीली टेबल की फॉर्म में याद इजीली रख सकते हैं उसको, और काफ़ी इजी है। बस आपको इसके जो पैरामीटर है वो याद होने चाहिए। पहला होता है पोलीमाइसिन बी सेंसिटिविटी। दूसरा होता है मुखर्जी फेज़ 4 ससेप्टिबिलिटी। थर्ड होता है फेज़ 4 की जगह फेज़ 5 आता है। फोर्थ होते हैं VP यानी वोजस प्रोस्क्योर। फिफ्थ होता है साइक्लिक AMP। लास्ट होता है चिक इरेथ्रोसाइट एग्लूटिनेशन टेस्ट। अब याद रखने की ट्रिक क्या है? तो जो लास्ट के 4 हैं क्लासिकल में सब नेगेटिव है, और जो एल्टर में है सब पॉजिटिव है। तो 4 तो याद हो गए हमारे इजीली, पहले नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है। और जो क्लासिकल में स्टार्टिंग के 2 हैं वो पहला सेंसिटिव है, दूसरा ससेप्टिबल है। तो दोनों SS से आते हैं, यानी कि सेंसिटिव और ससेप्टिबल। और उधर दूसरी टर्म क्या है? रेजिस्टेंस, यानी कि एल्टर में हमको सब अपोजिट मिलेगा, पॉजिटिव मतलब है और रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हमने देखा ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया?
वीडियो के बारे में हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इसका जो टॉक्सिन होता है कोलेरा का, वो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होता है। उससे पहले हम देखते हैं जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है। जैसे इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन पे। तो जो कोलेरा का टॉक्सिन होता है उसके अंदर दो फ्रैगमेंट होते हैं, फ्रैगमेंट ए और फ्रैगमेंट बी। पहले बात करते हैं फ्रैगमेंट बी के बारे में। फ्रैगमेंट बी को भी हम बाइंडिंग फ्रैगमेंट बोलते हैं। जो फ्रैगमेंट बी होता है ये बाइंड होता है कहाँ पे जाके, ये बाइंड होता है GM1 गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है। जो कहाँ पे होता है वो होता है इंटेस्टिनल एपिथेलियम पे। ठीक है, हमने देखा है फ्रैगमेंट बी के बारे में। अब देखते हैं फ्रैगमेंट ए के बारे में। जो फ्रैगमेंट ए होता है उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, A1 और A2। जो A1 फ्रैगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव फ्रैगमेंट, और जो A2 होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। जो A2 होता है वो क्या क्या करता है, वो केवल क्या काम करते हैं, वो जो A और B सब यूनिट होती है उसको बाइंडिंग में हेल्प करता है। और जो A1 होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टिव फ्रैगमेंट। जो A1 होता है वो कोज क्या कराता है, ADP राइबोजाइलेशन ऑफ द G प्रोटीन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, अब रेगुलेट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी अप रेगुलेट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ साइक्लिक AMP। तो साइक्लिक AMP का लेवल इंट्रासेलुलरी बढ़ जाता है। जब ये लेवल बढ़ जाता है तो इसकी वजह से हमको क्या इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन उसके अंदर NaCl का एक्यूमुलेशन भी हो जाएगा। जब NaCl का एक्यूमुलेशन हो जाता है उसकी वजह से जो इंट्रासेलुलर वाटर होता है वो कम्स आउट इन द ल्यूमेन। उसकी वजह से क्या हो जाता है, मैसिव डायरिया हो जाता है। और जो मैसिव डायरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या क्या है, नॉन इन्फ्लेमेटरी, राइस वर्टी स्टूल, आप साइड में पिक्चर दिख रही होगी, आप उसमें देख सकते हो। और इसकी जो मैसिव डायरिया होता है किससे रिजेंबल करता है, आर्सेनिक मेटल पॉइजनिंग से रिजेंबल करता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलेरा टॉक्सिन और उसका इफेक्ट हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में सबसे पहले स्पेसिमेन, यानी कि हम सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हमको वाटर स्टूल और रेक्टल स्वैब से लेते हैं सैंपल। इसका जो ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है वो कौन सा होता है, VR मीडिया या फिर कैरी प्लेन मीडिया। याद रखना है इनको, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस आपको याद रखना है। और अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, मैंने पहले बताया था आपको ग्राम नेगेटिव बेसिलाई तो है ही, तो हमको क्या दिखेगा, ग्राम नेगेटिव रोड्स दिखेंगे जो कोमा शेप के होंगे। और हमको कैसे अपीयरेंस होगी उनकी, जैसे फिश इन स्ट्रीम ऐसी हमको अपीयरेंस दिखेगी। साइड में आप पिक्चर देख सकते हो। और ऑन हैंगिंग टॉप पे हमको कौन सा मोटिलिटी सीन होती है, डार्टिंग मोटिलिटी देखने को हमको मिलती है। अब जो इसकी फीचर्स है, जैसे कौन कौन से टेस्ट इनके अंदर पॉजिटिव आते हैं, उसका हमने एक निमोनिक बनाया है। उस निमोनिक होते हैं COINS यानी कोइंस। C से क्या है, कैटेलेज, O से क्या है, ऑक्सीडेज, I से क्या है, इंडोल, N से क्या है, नाइट्रेट टू नाइट्राइड्स रिडक्शन, S से क्या है, सुक्रोज। तो सब क्या आते हैं इसमें, पॉजिटिव आते हैं। अब एक टेस्ट होता है स्टिंग टेस्ट, वो भी इसके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव। अब देखते हैं स्टिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम। स्टिंग टेस्ट में कुछ नहीं करते, जो सैंपल होता है उसके अंदर हम बॉइल सॉल्ट यानी कि सोडियम डीऑक्सीकोलेट ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, ट्राई टू लिफ्ट विद लूप। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रिंग इज फॉर्म। आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका ट्रीटमेंट होता है फ्लूइड का रिप्लेसमेंट। उसका भी अलग अलग है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है किसी पेशेंट की, या फिर अगर सीवियर है। तो माइल्ड टू मॉडरेट में हम पेशेंट को ORS देखते हैं, और जो सीवियर कंडीशन का पेशेंट होता है उसके अंदर हम IV फ्लूइड देते हैं, किसके साथ, RL के साथ। RL की फुल फॉर्म क्या होती है, रिंगर लैक्टेट।
और हम एंटीबायोटिक भी देते हैं, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, उसका होता है माइनर रोल। तो हमने देख लिया विब्रियो के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, इसका क्लासिफिकेशन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉक्सिन, इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नई बैक्टीरिया। तब तक के लिए थैंक यू।